तारीख हो गई है 28, समय हो गया है दोपहर का 1 और मैं धूप सेक रहा हूँ छत पे बैठ के। और ये है पोखरा का लेक साइड एरिया। ये सामने लेक है पोखरा की, और ये ऊपर पहाड़ हैं, ऊपर पैराग्लाइडिंग भी हो रही है यहाँ पे। ये जो एरिया ये आप लोग देख रहे हैं, ये चिड़िया कबूतर जैसे पक्षी जैसे उड़ रहे हैं ये लोग, ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक नहीं है, मुझे दिख रहे हैं कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब नहीं गिन पाऊंगा मैं सारों सबको। नहीं, मतलब कम से कम 20-25 लोग यहाँ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं एक साथ इस पहाड़ पे। और तो ये लेक साइड एरिया है। यहाँ मैं पहुँच गया था रात को 11 बजे। और ये मेरा जो हॉस्टल है इसको बोलते हैं पोखरा यूथ हॉस्टल। तो पोखरा यूथ हॉस्टल में मैं पहुंचा था रात को 11 बजे। पोखरा पृथ्वी चौक पे पहुंच गया था मैं शायद 10:30 बजे। आधा घंटा मुझे वहां से यहाँ तक पैदल आने में लग गया। तो जिस टाइम मैं पोखरा में उतरा 10:30 बजे, उस टाइम तक यहाँ मार्केट लगभग पीछे की तो बंद हो गई थी, बट ये जो लेक साइड का एरिया है यहाँ की मार्केट खुली थी अच्छी, काफ़ी रौनक थी यहाँ मार्केट में। तो मैं घूमने जा सकता था थोड़ा बहुत, कुछ 1 घंटा और वहाँ शायद स्पेंड कर सकता था, बट मैं आराम करना चाहता था और मैं आके सो गया यहाँ। तो आज का दिन भी मैं वैसे तो रेस्ट ही करने वाला हूँ, और शाम को देखता हूँ अगर मूड हुआ तो मैं यहाँ जो लेक साइड का एरिया है इसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे थोड़े से पैर में परेशानी है, छाला हो गया था, उसमें दर्द थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हो सकता है आज भी और कल भी मैं यहाँ रेस्ट ही करूँ। इसके बाद फिर आगे का कुछ प्लान करेंगे, यहाँ पोखरा को एक्सप्लोर करूँगा। तो पोखरा में बहुत कुछ है करने को। पोखरा में भी सभी ने जिनसे भी मैंने बात की उन्होंने बताया कि आप 1 दिन 2 दिन में आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट कम से कम 2 दिन तो चाहिए, और वो भी आप बहुत जल्दबाजी करोगे तो आपको 2 दिन लगेंगे, अदरवाइज़ 3 दिन आपको चाहिए पोखरा को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आज तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो अभी मैं नीचे जब जाऊँगा, वैसे मैं अभी छत पे धूप सेक रहा हूँ, कुछ देर यहाँ बैठूँगा, फिर जब नीचे जाऊँगा तो मैं आप लोगों को एक हॉस्टल का भी टूर दूँगा। बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा हॉस्टल है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो बजट फ्रेंडली है। आप लोग अगर पोखरा में आए तो पोखरा यूथ हॉस्टल याद रखिएगा, लेक साइड पे है। आपको ये जो भी ऑनलाइन बुकिंग्स वगैरह की वेबसाइट हैं वहाँ से इजीली मिल जाएगा आपको। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, और फिर जब नीचे जाऊँगा तो आप लोगों को मेरा रूम और मेरा बेड भी दिखाऊँगा कैसा है, और आपको दिखाता हूँ अपना रूम। ये हॉस्टल है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इस तरफ प्राइवेट रूम्स हैं, और जिस छत पे मैं खड़ा हूँ इधर ये शेड डॉर्मेटरीज वगैरह हैं जहाँ आपको बंक बेड्स मिलते हैं। मैंने इसी में लिया हुआ एक बेड। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे और दिखाता हूँ नीचे आपको अपना रूम और बेड। छत से नीचे उतर के जब आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो ये यहाँ एक इन्होंने सीटिंग प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है, जो ये भाई साहब बैठे हैं। तो यहाँ चेयर्स वगैरह सोफ़ास वगैरह काफ़ी कुछ अच्छा सा बहुत कुछ बनाया हुआ था इन्होंने, बट अभी कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन में टूरिस्ट वगैरह बंद हो गए थे आने, तो ये अभी दोबारा खुले हैं, तो सब कुछ इन्होंने वापस चालू नहीं किया है। अभी रिनोवेट करना बाकी है इनका, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए मैं आ गया अपने रूम के आगे, और ये है भाई साहब रूम। ये 4 बेड हैं इसमें, एक ये है, एक ये है, ये है, और ये मेरा बेड है। आप बेड देख सकते हैं, ये मेरा बैग रखा है बिल्कुल साफ़ सुथरा वाइट एकदम क्लीन, साथ में ब्लैंकेट भी है, और
सबको अपनी अपनी ट्यूबलाइट्स दी हुई हैं कि भाई आपको लाइट अगर जलानी है तो आप अपनी लाइट जलाइए, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये है। तो आज मैं यहाँ रुकने वाला हूँ और कल देखते हैं, अगर हो पाए तो कल मैं पोखरा को एक्सप्लोर करूँगा और कल और परसों का दिन मैं यहाँ लगाऊंगा। चलिए, तो कल मैं एक्सप्लोर करने जाऊँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। तो अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल में भाई, और आप अगर कहीं होटल में स्टे करेंगे तो आपको ये सब नहीं मिलेगा कि आपकी सुबह इतनी अच्छी हो, सामने कोई गिटार प्ले कर रहा है और आप अपने रूम से बाहर निकलो और सामने कोई गिटार प्ले कर रहा है। तो होटल्स में तो रेयरली ऐसा कुछ मिलेगा। हाँ, हॉस्टल में आपको मिल जाएगा। लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो अब आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं कहीं, तो आप स्टे के लिए तो एटलीस्ट हॉस्टल ही प्रेफर करें। तो चलिए, अभी मैं मेरे पीछे फेवा लेक है, वहाँ जब मैं जाऊँगा तो आप लोगों को फिर से बताता हूँ लेक कैसी है, वहाँ क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है भाई पोखरा यूथ हॉस्टल। मैं अपने हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ और लेक साइड पे है ये। तो अभी चलते हैं अंदर, इसके अंदर से निकल के बैक साइड पे मैं जाऊँगा फेवा लेक पे। तो ये आ गए हम हॉस्टल के अंदर, और हॉस्टल में एंट्री करते ही ये फर्स्ट नंबर पे ही मेरा रूम है, मैंने दिखाया था आपको। तो अभी मैं जा रहा हूँ बैक साइड पे उधर हॉस्टल के, और वहाँ से लेक पे चलेंगे। चलिए अभी चलते हैं पीछे लेक पे। मैम, लेक पे जाने का रास्ता किधर से? यहाँ से? इसके बीच से? अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो चलो भाई चलते हैं बीचों बीच। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसके अंदर से निकल के आप लेक पे जा सकते हैं। हाँ, ये छोटा सा पगडंडी जैसा कुछ रास्ता बना हुआ है, यहाँ से आप जा सकते हैं। और ये दिख रही है लेक। भाई साहब नज़ारे देखो यार, ऊपर पहाड़ है, नीचे लेक है, बोटिंग हो रही है लेक में। और ये यहाँ से दिख रहा है, हमारे हॉस्टल से भी दिखता है भाई साहब। ये शायद इसमें दिख रहा है या नहीं, पता नहीं। ऊपर एक छोटी सी चोटी आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही होगी, ये अन्नपूर्णा रेंज है। तो वहाँ भी जाऊँगा मैं। ऊपर सारंग कोट है वो, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ है करने को, पैराग्लाइडिंग वगैरह, ग्लाइडर्स उड़ते हैं वहाँ से। और ये है जी लेक, फेवा लेक इसको बोलते हैं। ये आई थिंक नेपाल की सबसे बड़ी लेक है फेवा लेक। और मेरे पीछे हॉस्टल इधर रह गया, वो पोखरा यूथ हॉस्टल। हॉस्टल बहुत अच्छा है भाई साहब। अगर आप आओ, थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव आपको स्टे चाहिए, तो आप पोखरा यूथ हॉस्टल में आ सकते हो। 218 इंडियन रुपीज़ मैंने दिए थे एक नाइट के, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो ये है जी, हम लेक पे आ गए। और ये है लेक, फेवा लेक इसको बोलते हैं। फेवा लेक नेपाल की सबसे बड़ी लेक है। और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी लेक्स हैं, बट ये सबसे बड़ी है। नेपाल में आई थिंक लेक्स की तो कमी नहीं है। और ये देखो भाई साहब पहाड़, कितना सुंदर नज़ारा है भाई। क्या बात है। ये ऊपर सारंग कोट, तो इधर से अन्नपूर्णा रेंज भी दिख रही है।
पीछे आप देख रहे हैं फेवा लेक है, यहाँ पे बोटिंग भी होती है। इस तरफ काफ़ी सारी बोट्स खड़ी हैं, इस तरफ सारंगकोट है, पूरा ही सारंगकोट है ये, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा सारंगकोट पहाड़ है। और चलिए अब चलते हैं, देखते हैं बोटिंग का क्या सीन है। बोटिंग अगर अभी चालू है तो एक बोट की भी सवारी करेंगे। और ये है इस तरफ बोटिंग चल रही है, यहाँ से बोट्स वगैरह चलती हैं। अभी पता करेंगे कितने पैसे लगते हैं, ये कितना खर्चा लगता है, कहाँ तक लेके जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ें अभी पता करके आपको बताऊंगा। और वो जो सामने दिख रहा है एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे लोग फ़ोटोज़ के लिए जाते हैं। वो बस फ़ोटो क्लिक करने के लिए एक जगह बनाई हुई है। थोड़ा सा कुछ एक दो उस पर पोज करने के लिए एक दो चीज़ें लगाई हुई हैं कि आप ठीक ठाक थोड़े से एक दो पोज चेंज करके आप फ़ोटोज़ ले सकें। तो अभी वहाँ भी जाऊँगा मैं, देखते हैं वहाँ क्या है, कितना टाइम लगेगा। ये है जी बोट्स, यहाँ से चलती हैं बोट्स, बट यहाँ एक आदमी को सवारी नहीं मिलती। आई थिंक ये पूरी बोट ही बुक करनी पड़ती है तब जाएगी यहाँ से। आगे एक जगह है जहाँ से शेयरिंग बोट्स चलती हैं, वो मंदिर तक जाती हैं। यहाँ बीच में एक लेक के अंदर एक मंदिर है। तो भाई ये है वो प्लेटफॉर्म, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ टिकट काउंटर पे। तो पूछते हैं कितने की है टिकट। हेलो भाई, 60। तो सबके लिए 60 है या नेपाल या बाहर वालों के लिए कुछ अलग है? अलग अलग है। अच्छा, तो 60 कैसे? नेपाली आइडेंटिटी कार्ड है तो 30 रुपीज है ना, तो 60 बोलेगा। नेपाल हो तो बाहर नेपाली कार्ड होना चाहिए 30 रुपए की। अच्छा 30, फिर 30 का पड़ेगा वो। टिकट लेके अंदर आ गए भाई साहब। ये है उसका रास्ता, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। यहाँ से अभी चलते हैं, ये रास्ता है भाई साहब, इसके अंदर से निकल के आप लोग आओगे। और सामने ये जो प्लेटफॉर्म है ये आई थिंक सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए है। आप यहाँ इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। तो यहाँ आके आप लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। टिकटॉक तो हमारे वहाँ चलता नहीं है, ठीक है। आपको रील्स वगैरह कुछ बनाना है तो यहाँ काफ़ी यूज़ कर सकते हैं इस जगह का। तो ये है भाई, ये बिल्कुल छोटी सी जगह है। यहाँ 2-3 स्पॉट्स हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने के, कर सकते हो आप। जैसे एक ये है और इस तरफ ये कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ भी आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, ये एक व्यू पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, और ये बाइनोकुलर्स लगाए हुए हैं यहाँ। अभी आई थिंक बंद होगा, मैं पूछता हूँ किसी से, अगर ये चल रहा होगा तो इसको यूज़ करते हैं। तो अभी व्यू पॉइंट को यूज़ किया था मैंने, वहाँ जो बाइनोकुलर्स लगे हुए हैं उससे मैंने उधर सारंगकोट और पीछे जो अन्नपूर्णा रेंज है उनको देखा। तो इसका चार्ज है भाई 50 नेपाली रुपीज़। और अगर आप लोग आते हो यहाँ तो यूज़ करना, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आपको हर तरफ का, चारों तरफ का। अगर स्तूपाज वगैरह हैं वो भी दिखते हैं, अन्नपूर्णा रेंज है वो भी दिखती है, सारंगकोट भी दिखता है। तो ये तो सच में एक यूज़ करने वाली चीज़ है, इसको मिस नहीं करना कभी। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। इसमें यहाँ और ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तो अब मैं चलता हूँ बोटिंग के लिए, देखते हैं बोटिंग का अगर सिंगल के लिए कहीं होगा या शेयर्ड बोट मेरे को मिल गई तो मैं उसका यूज़ करूँगा। तो पूरी बोट तो मैं बुक नहीं करने वाला हूँ। तो ये भाई साहब सुंदर सा रास्ता, यहाँ इतने सारे अम्ब्रेला छतरियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, बहुत सुंदर बनाया हुआ है रास्ता। बट इस जगह के हिसाब से यहाँ भीड़ बहुत है, काफ़ी सारे लोग आते हैं। अच्छी बात है, टूरिस्ट प्लेस है, एक अच्छा अट्रैक्शन बना हुआ है, तो बहुत सारे लोग इस स्पॉट को यूज़ भी करते हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो और सामने एक पांडा खड़े हैं, एक पांडा खड़ा है, पता नहीं वो कर क्या रहा है यहाँ।
नाच रहे हैं। नाच रहे हैं। तो ये है पेंडा, ये पेंडा है। ये मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर पेंडा, से हाय, थैंक यू, बहुत अच्छा देश है आप लोगों का। तो चलिए भाई साहब निकलते हैं यहाँ से। और मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ है बोटिंग का, और यहाँ से जैसे ही निकलेंगे हम तो लेफ्ट साइड पे यहाँ बोटिंग का काउंटर है। आप यहाँ बोटिंग के लिए टिकट्स ले सकते हैं, और नीचे बोट्स खड़े हैं। यहाँ से अगर आपको बोटिंग करनी है तो आपको शेड बोट नहीं मिलेगी, आपको पूरी एक बोट बुक करनी पड़ेगी, वो आपको 710 नेपाली रुपीज़ की पड़ेगी। और यहाँ से ये उस प्लेटफॉर्म का व्यू पॉइंट का टिकट काउंटर है, और इसके पीछे है फिशरी रिसर्च स्टेशन। और यहाँ से जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको ये पैदल रास्ता है, तो यहाँ से जाएंगे आप, यहाँ से आपको आगे जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको शेड बोट मिल जाएगी एक आदमी के लिए भी।